Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 2, New Kingdoms. The Rajputs and their origin. Rajputs और उनका origin. ये जो वर्ड है स्टूडेंट राजपूत, इसका लिटरल मीनिंग होता है सन ऑफ किंग, राजा का बेटा, राजपुत्र, राजपूत. ठीक है. हिस्टोरियंस और स्कॉलर इनके ओरिजिन पे बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं, पर इन लोगों का मानना है कि ये लोग क्षत्रिय कास्ट से तो बिलोंग करते होंगे. ठीक है, किस कास्ट से बिलोंग करते होंगे स्टूडेंट? क्षत्रिय. राजपूत अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो डिसेंडेंट हैं, वो किस लीनियज से आते हैं, तो वो सन डायनेस्टी सूर्यवंशी और मून डायनेस्टी चंद्रवंशी, इन दोनों के डिसेंडेंट हैं. ठीक है, जो राजपूत हैं वो क्या कहते हैं? हम लोग डिसेंडेंट हैं. किसके डिसेंडेंट हैं? सन डायनेस्टी और मून डायनेस्टी. सन डायनेस्टी सूर्यवंशी, मून डायनेस्टी चंद्रवंशी. पर हिस्टोरियन का बिलीव अलग है स्टूडेंट. हिस्टोरियन का मानना है कि ये जो राजपूत हैं ये डिसेंडेंट हैं सेंट्रल एशियन ग्रुप्स के. किसके? सेंट्रल एशियन ग्रुप्स के डिसेंडेंट है, जैसे शाक, हंस एंड कुशान्स. शाक, हंस, कुशान्स के डिसेंडेंट मानते हैं राजपूत को हिस्टोरियन. ठीक है, जो इंडिया में सेटल हो गए थे अर्ली ईयर ऑफ कॉमन एरा. कॉमन एरा जैसे स्टार्ट हुआ 1 2 3 4, उसमें शाक, हंस, कुशान इंडिया की तरफ आए और आज हम जिनको राजपूत बोलते हैं वो उन्हीं के डिसेंडेंट हैं. पर राजपूत खुद क्या बोलते हैं कि हम सन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, मून डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, हम चंद्रवंशी हैं, हम सूर्यवंशी हैं. चलो, कितना भी कोई डिफरेंस हो, पर हिस्टोरियन का एक फॉर्म बिलीव ये है कि ये लोग कौन है? क्षत्रिय कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. प्रतिहारा एक राजपूत क्लान है. ठीक है, along with two other powerful kingdoms dominated the northern India about 750 to 1000 CE. प्रतिहारा एक राजपूत क्लान है, इनके साथ दो और पावरफुल किंगडम थी जिन्होंने हमारे नॉर्थ इंडिया को डोमिनेट किया 750 CE से लेके 1000, अप्रॉक्सीमेटली 2500 ईयर रूल रहा प्रतिहारा जो राजपूत क्लान थी. इसके साथ दो और क्लान थी. लेटर जो राजपूत क्लान थी उसने अपने खुद के किंगडम एस्टेब्लिश करना चालू कर दिए. However, these kingdom always fought among themselves. पर क्या होता है स्टूडेंट, जब छोटे छोटे बहुत सारे किंगडम हो जाते हैं तो वो छोटे छोटे एरियाज़ के लिए आपस में लड़ते रहते हैं. ठीक है बात. तो ये जो राजपूत क्लान थी जिन्होंने अपनी खुद की अलग अलग किंगडम्स एस्टेब्लिश कर ली, तो यहाँ इन्होंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारने का काम किया, क्योंकि अब ये छोटे छोटे एरियाज़ के लिए आपस में ही लड़ते रहेंगे. राइवलरी बिटवीन रीजनल पावर. रीजनल पावर के बीच में अब कौन सी राइवलरी थी स्टूडेंट्स? अगर हम मिडवल पीरियड की बात करें तो बहुत सारी किंगडम आपस में लड़ती रहती थी, और वो लड़ती थी स्ट्रेटेजिक रीजन. स्ट्रेटेजिक रीजन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कोई सिटी इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वहाँ पर पोर्ट है. कोई सिटी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वहाँ गोल्ड सिल्वर के रिजर्व्स हैं. किसी कंट्री में फॉरेस्ट की अवेलेबिलिटी, एलिफेंट्स की अवेलेबिलिटी उसको स्ट्रेटेजिक बना देती है. तो मिडवल पीरियड में जो बहुत सारे वॉर्स हुए वो स्ट्रेटेजिक रीजन्स को लेके हुए. जैसे अगर हम 8th सेंचुरी और 10th सेंचुरी के बीच में बात करें तो बहुत पावरफुल एम्पायर एरोज हुए नॉर्थ इंडिया में और डेक्कन में भी. नॉर्थ इंडिया में भी हो रहे हैं और डेक्कन में भी हो रहे हैं. इनके नाम है प्रतिहार, जो वेस्टर्न इंडिया में है, मतलब राजस्थान वाले पार्ट में. पाल हैं बंगाल में. प्रतिहार कहाँ पर मिलेंगे? वेस्टर्न इंडिया, मतलब वो राजस्थान वाला हमारा पाकिस्तान वाला रीजन ले लो. पाल मिलेंगे आपको बंगाल में, राष्ट्रकूट मिलेंगे आपको डेक्कन में. ठीक, कोई बात? तीनों डायरेक्शन में तीन है, राष्ट्रकूट डेक्कन, वेस्ट में प्रतिहार, पाल बंगाल में. ये जो 3 रीजनल पावर हैं ये हमेशा आपस में वॉर करती रहती थी. ठीक है, टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर नॉर्थ इंडिया. पूरे नॉर्थ के ऊपर कंट्रोल करने के लिए पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट आपस में लड़ते रहते थे एक दूसरे के साथ. इंडिया एंड द इम्पोर्टेंट, हाँ, नॉर्दर्न इंडिया और एक और इम्पॉर्टेंट सिटी थी जिसका नाम था कन्नौज. कन्नौज बेटा एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती थी, गंगा रिवर के पास लोकेटेड है. अगर आपके पास कन्नौज है मतलब आपके पास एक बहुत बढ़िया फ्लोरिश एरिया अवेलेबल है जहाँ पर सॉइल बहुत अच्छी है, जहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है. अपर गंगा वैली में बहुत सारे रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं. अगर आपके कंट्रोल में कन्नौज है तो मतलब आपके पास वो अपर गंगा वैली के सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं. वहाँ से ट्रेड भी अच्छे से होता है, वहाँ एग्रीकल्चर भी होता है. ठीक है, तो क्या क्या फ़ायदा मिलेगा वहाँ पे आपको? रिच नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ट्रेड वहाँ से अच्छे से होता है, एग्रीकल्चर वहाँ से अच्छे से होता है. तो कन्नौज के लिए भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई.
दिस ट्रिपार्टिएट स्ट्रगल, ट्रिपार्टिएट क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसमें पाल है, प्रतिहारा है और राष्ट्रकूट है, तो इसीलिए क्या बोला इसको, ट्रिपार्टिएट स्ट्रगल। फाइनली वीकेंड ऑल थ्री किंगडम। अब देखो जब आपस में ए बी के साथ, बी सी के साथ हमेशा लड़ते रहेंगे, तो अगर बी का कोई लॉस है तो ए का भी ऑब्वियसली बात है कुछ लॉस हुआ ही होगा। ए और बी के लॉस हुए हैं, ये सी के साथ भी लड़ रहे हैं, तो यहाँ सी का भी कुछ लॉस हुआ होगा, सी ने बी का भी कुछ लॉस किया होगा, सी ने ए का भी कुछ लॉस किया होगा। तो इस तरीके से पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार ये आपस में लड़ लड़ के ही अपनी पावर को कम कर लिए। नाउ गुर्जर प्रतिहार। अब अगर हम गुर्जर प्रतिहार की बात करें तो इन्होंने मारवाड़ स्टेट को एस्टेब्लिश किया। राजस्थान में मारवाड़ स्टेट को एस्टेब्लिश किसने किया है स्टूडेंट, किसने किया है, गुर्जर प्रतिहार ने। इन्होंने एक ग्रेट प्रोमिनेंस किसके रीन में रही, तो इनके रूलर नागभट्ट, ठीक है। नागभट्ट 750 से 80 सी तक रूल किए, 800 सी तक रूल किए, और इनके रीन में मतलब इस 50 ईयर में ही सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आई गुर्जर प्रतिहार किंगडम में। और इन्होंने किसको एस्टेब्लिश किया स्टूडेंट, मारवाड़। मारवाड़ कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है। इन्होंने अपने एम्पायर को और एक्सटेंड किया, कहाँ तक, मालवा और भरूच तक। तो स्टूडेंट प्रतिहार ने इस्टेब्लिश की मारवाड़ जो राजस्थान में वहाँ पर अपना स्टेट, और इनको और ज़्यादा डीप तक एक्सटेंड किया नागभट्ट 1 ने, जिसने मालवा और भरूच को जीता। ड्यूरिंग हिज रीन ही डिफीटेड अरब, इन्होंने अरब को डिफीट किया, जिनका मेन एम था अरब्स का कि हमको मालवा वाला रीजन चाहिए, पर वो नागभट्ट 1 के होते हुए ले नहीं पाए। जो प्रतिहार डायनेस्टी थी वो अपने पीक पे पहुंची मिहिर भोज के अंदर में, ठीक है। मिहिर भोज कब से आए, 836 से आए तो 90 तक रहे, ठीक है, 900 तक रहे, 836 से 900 तक। उन्हें भोज द ग्रेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले शुरुआत में नागभट्ट 1 ने एक्सटेंशन प्रोग्राम लिया जिसने मालवा भरूच को जीता, इसी को आगे बढ़ाया, सबसे पीक पे ले गए, वो थे मिहिर भोज, जिसको भोज द ग्रेट भी बोलते हैं। डू ही सफर्ड इनिशियल सेटबैक, उन्हें इनिशियली सेटबैक्स मिले, बहुत ज़्यादा शुरुआत में वो सक्सेसफुल नहीं हुए, पर फिर भी उन्होंने पंजाब को जीता, अवध को जीता, मालवा को जीता और गुजरात को भी जीत लिया। अब ये वो डायनेस्टी है जिसने अपने आप को पहले एस्टेब्लिश किया था, कहाँ पर, राजस्थान के मारवाड़ में। अब वो कहाँ पहुँच गए, पंजाब, अवध, मालवा, गुजरात। उन्होंने अपनी कैपिटल बना लिया कन्नौज, मतलब कन्नौज भी इनके कंट्रोल में आ गया, और कन्नौज का कंट्रोल में आना मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का मिलना, ट्रेड का फ्लोरिश होना, वाटर की बहुत बढ़िया अवेलेबिलिटी होना। प्रतिहार और सेंट्रल एशिया में ट्रेड धीरे धीरे फ्लोरिश होता रहा, ठीक है। इस किंगडम ने अपनी एक लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी बना ली, एक अच्छी फाइन कैवलरी थी इसके पास, कैवलरी मतलब घुड़सवार, लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी है, कैवलरी है। कंटिन्यूस वॉर एंड इन्वेजन बाय महमूद ऑफ गजनी, पर इसी टाइम में क्या हो रहा है स्टूडेंट, महमूद ऑफ गजनी जो बांग्लादेश के गजनी से है, वो कंटिन्यू इंडिया आ रहा है और इन्वेजन्स कर रहा है, ठीक है। इतना मोहम्मद गजनी जब बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, इन्वेट कर रहा है, तो यहाँ से पावर डिक्लाइन होने चालू हुई किसके, प्रतिहार की। तो एक 10th सेंचुरी तक इनकी पावर लगभग बिल्कुल डिक्लाइन पर पहुँच गई थी, ठीक है। तो वो थे प्रतिहार। अब हम पढ़ेंगे पाल। अभी जो पाल थे, इन्होंने जो आज का प्रेजेंट डे का बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा और नेपाल, इसके ऊपर कंट्रोल किया। पाटचित नेपाल, पाटचित उड़ीसा, बंगाल और बिहार पे किसका कंट्रोल था, पाल का कंट्रोल था। एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है, क्या, कौन है, बुद्धिस्ट स्कॉलर, एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है जिनका नाम है तारानाथ। क्या नाम है स्टूडेंट, तारानाथ, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो गोपाल हैं, यहाँ पर आप इसको गोपाला मत पढ़ना बेटा प्लीज़, है ना, गोपाल ही लिखा है। तो जो तारनाथ थे उन्होंने बोला कि जो पाल डायनेस्टी थी, उस पाल डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे गोपाल, ठीक है बात। अब स्टूडेंट कुछ टीचर इसको आपको देखना पाला बोलते मिलेंगे, पर ये पाला नहीं है बेटा। हमारे भगवान का नाम क्या है, राम है ना, श्री राम, सीता। अगर वो राम को रामा लिख देते हैं तो क्या हम हमारे भगवान का नाम राम छोड़ के रामा रामा बोलने लगेंगे, नहीं ना, हम राम ही बोलेंगे। वैसे ही पाल के साथ है, ये पाल था तो अंग्रेज़ों ने बना दिया, ब्रिटिशर्स ने बना दिया इसको पाला, ठीक है। वैसे ये गोपाल है, गोपाल को बना दिया गोपाला, कुछ भी करते हैं। The founder of Pal dynasty was elected as the king in 750 CE by various chieftains of the state. उस स्टेट के जितने भी चीफ थे, लोकल चीफ्स होते हैं जो, उन्होंने 750 में गोपाल को पाल डायनेस्टी का रूलर इलेक्ट किया, ठीक है।
फिर पाल ने क्या किया बच्चा, जो पाल्स थे उन्होंने टेरिटोरियल एक्सपांशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। टेरिटोरियल एक्सपांशन क्या होता है, आज अगर हम यहाँ पर हैं तो हम चाहेंगे हमारा एरिया यहाँ इतना बढ़ जाए, यहाँ इतना बढ़ जाए, यहाँ इतना बढ़ जाए, तो इसे बोलते हैं टेरिटोरियल एक्सपांशन। तो जो नेपाल्स थे उन्होंने अब सोचा है कि भाई अब हम भी टेरिटोरियल एक्सपांशन करेंगे, एम्पायर बिल्डिंग करेंगे। दे हैड टू फेस प्रॉब्लम विद प्रतिहार, पर वहाँ पर प्रतिहार के साथ उनको एक कड़ी टक्कर मिल रही थी, राष्ट्रकूट से एक कड़ी टक्कर मिल रही थी, क्योंकि ये तीनों एक ही टाइम में अलग अलग एरियाज़ में रूल कर रहे हैं। एक एरिया में प्रतिहार है तो दूसरे में राष्ट्रकूट, तो तीसरे एरिया में कौन है, खुदपाल। ठीक है, जो देवपाल थे और जो महिपाल थे, महिपाल फर्स्ट देवपाल वर सम ऑफ द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ डायनेस्टी। देवपाल, महिपाल पाल डायनेस्टी के बहुत रिकॉग्नाइज रूलर थे। रामपाल वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। अगर हम बात करें कि सबसे लास्ट पावरफुल रूलर पाल डायनेस्टी के कौन थे, तो वो रामपाल थे। ठीक है, तो किस किस को पढ़ा हमने, देवपाल, महिपाल वन, ये प्रोमिनेंट रूलर थे डायनेस्टी के। रामपाल लास्ट ग्रेट रूलर थे उस डायनेस्टी के। आफ्टर रामपाल द एम्पायर इवेंचुअली डिसइंटीग्रेटेड। रामपाल के बाद एम्पायर धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है स्टूडेंट एक बड़े एम्पायर का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। ठीक है, अलग हो जाना। ठीक है, 12th सेंचुरी तक खिलजी के इन्वेजन्स हो रहे थे। ठीक है, द एम्पायर वॉज इवेंचुअली इंटीग्रेटेड इन द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी तक वो जो एम्पायर था वो पूरी तरह डिसइंटीग्रेट हो चुका था। और यहाँ पर किसका भी इम्पेक्ट था, 12th सेंचुरी में एक और काम हो रहा था, वो था खिलजी के इन्वेजन्स। ठीक है, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के इन्वेजन से ये लोग परेशान थे। स्टूडेंट्स, कुछ तिब्बतन अकाउंट हमें बताते हैं कि ये जो पाल थे ये बुद्धिज़्म के पैट्रन थे, इन्होंने एम्ब्रेस किया था बुद्धिज़्म को। तो जो धर्मपाल थे उन्होंने विक्रमशिला, एक सेंटर है लर्निंग का बिहार में, विक्रमशिला सेंटर ऑफ लर्निंग इन बिहार, इसको एस्टेब्लिश करने वाले धर्मपाल ही थे। द पाल हुए ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशिया, और पाली वो थे जिनके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से ट्रेड रिलेशनशिप थे। ठीक है, धर्मपाल ने कौन सी लर्निंग सेंटर बनाया है, उसका नाम है विक्रमशिला। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट। संस्कृत वर्ड राष्ट्र, संस्कृत का वर्ड है राष्ट्र। राष्ट्र का मीन्स क्या होता है, टेरिटरी। कूट का मतलब कूटा का मतलब होता है चीफटेंस। ठीक है, तो राष्ट्रकूट मीन्स टेरिटरी चीफ्स। ठीक है, बात, राष्ट्र मतलब होता है टेरिटरी, कूट का मतलब होता है चीफटेंस। द राजपूत वर चिफ्टेंस इन सेंट्रल इंडिया। राजपूत कहाँ के चिफ्टेन थे, सेंट्रल इंडिया के। बिफोर अज्यूमिंग द पोजीशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट रूलर, जब तक ये इंडिपेंडेंट रूलर नहीं बने थे डेक्कन में, दे रोज टू प्रोमिनेंस अंडर दाती दुर्ग। ठीक है, दाती दुर्ग है बेटा, कुछ लोग इसको दाती दुर्गा बोल देते हैं, उसका जेंडर ही चेंज कर देते हैं, तो दाती दुर्ग है, मेल है, ठीक है ना, दाती दुर्गा नहीं है ये, दाती दुर्ग। सच में कभी कभी पूछा जाए इन ब्रिटिशर्स से कि तुम्हारे नाम हम बिगाड़ें तो दाती दुर्ग है, ये दाती दुर्गा नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। राष्ट्रकूट, राष्ट्र का मतलब होता है टेरिटरी, कूट का मतलब होता है चिफ्टेंस। तो राजपूत जब तक इंडिपेंडेंट रूलिंग डायनेस्टी नहीं बने थे, ये किसकी प्रोमिनेंस के अंदर अपने आप को एरोज कर पाए, बढ़ पाए, वो थे दाती दुर्ग। ठीक है, द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी। ठीक है, इन्होंने इस डायनेस्टी को फाउंड किया, किसको डिफीट करके, चालुक्य को, चालुक्य ऑफ बादामी, बादामी के क्या, चालुक्य के बादामी रूलर्स को डिफीट किया, किसने, दाती दुर्ग ने, और क्या फाउंड की, राजपूत डायनेस्टी। राजपूत रूलर्स वर एबल एडमिनिस्ट्रेटर, राजपूत रूलर बहुत ही बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर थे, ग्रेट वॉरियर भी थे। देयर इनविंसिबल आर्मीज ओवररन द टेरिटरीज फ्रॉम कैप कोमोरन। स्टूडेंट, यहाँ पर एक वर्ड है इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब जिसको जीतना बहुत ही मुश्किल हो, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना अजय, जिसको जीता ना जा सके, वैसे ही इनविंसिबल, वेरी टफ टू विन, वेरी टफ टू डिफीट। ठीक है, किसी को जीतना, इसको इनविंसिबल मतलब इनको हराना बहुत मुश्किल है, इनको जीतना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो जो राजपूत थी उनकी आर्मी इनविंसिबल थी, जिसको जीतना, जिसको हराना बहुत ही मुश्किल था। ये अपने आप में बहुत बढ़िया आर्मी थी, जिससे लड़ते थे उसको हरा देते थे और कोई इनसे जीत नहीं सकता था। ओवरएन बहुत लंबी टेरिटरी, कहाँ तक, केप कॉमोरिन तक। कहाँ तक लेके गई अपनी टेरिटरीज को, कैप कॉमोरिन।
अब स्टूडेंट कन्नौज तो आपको पता है। कैप कॉमोरिन कहाँ पर है? कैप कॉमोरिन है तमिलनाडु में। कहाँ पर है कैप कॉमोरिन? तमिलनाडु से कन्नौज। फ्रॉम बनारस टू भरूच, भरूच मिलेगा आपको गुजरात में, ठीक है। बनारस आपको पता ही है। बनारस से भरूच, कन्नौज टू कैप कॉमोरिन। कैप कॉमोरिन कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कैप कॉमोरिन कहाँ स्टूडेंट? तमिलनाडु में। इतना बड़ा एरिया बना लिया था इनविंसिबल आर्मी। किसकी थी वो इनविंसिबल आर्मी ने? किसकी इनविंसिबल थी वो आर्मी? राष्ट्रकूट की। राष्ट्रकूट की इनविंसिबल आर्मी ने कैप कॉमोरिन टू कन्नौज, बनारस टू भरूच, इतना बड़ा एरिया एक्वायर कर लिया था। इनकी फाइट हुई थी पाल के साथ, प्रतिहार के साथ, और पल्लव्स के जो कांचीपुरम के जो पल्लव थे उनके साथ भी इनकी लड़ाइयाँ हुई। किस किस से लड़ाई इतने बड़े एरिया को अक्वायर करने के लिए? पाल, प्रतिहार और पल्लव। पल्लव कहाँ से थे? कांचीपुरम से थे, ठीक है। राष्ट्रकूट बिल्ट सेवरल कैपिटल एज देयर एम्पायर ग्रू। बेटा जैसे जैसे इनका एम्पायर बढ़ता गया वैसे वैसे इनकी कैपिटल सिटीज़ भी बढ़ती गई, ठीक है। However, their royal capital was located at Malkhed और मान्याखेड़ा इन गुलबार्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक के गुलबाग डिस्ट्रिक्ट में मान्याखेड़ा, मालखेड़ इनकी क्या थी? कैपिटल थी, रॉयल कैपिटल थी, ठीक है। बहुत सारी कैपिटल बनी पर जो रॉयल कैपिटल रही वो रही मायाखेटा इन गुलबाग डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, और मालखेड़ भी बोलते हैं उसको, मालखेड़ या मान्याखेटा इन गुलबाग डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, ठीक है। कहाँ पर थी वो? कर्नाटका में थी। किस डिस्ट्रिक्ट में थी? तो गुलबाग डिस्ट्रिक्ट में थी। क्या नाम था? मान्याखेड़ा, मान्याखेटा। बाय द एंड ऑफ 10th सेंचुरी के एंड से राष्ट्रकूट की पावर भी डिक्लाइन हुई। स्टूडेंट कई बार ऐसा होता है कि एक किंग बहुत पावरफुल रहता है पर हो सकता है उसका बेटा या उसके बेटे का बेटा उतना पावरफुल ना हो। तो राष्ट्रकूट के साथ भी ऐसे ही हुआ। जो आने वाले किंग थे वो उतने पावरफुल नहीं थे, इसलिए राष्ट्रकूट डायनेस्टी डिक्लाइन कर गई, ठीक है। अब राष्ट्रकूट ऐसे थे वैसे थे, ये करते थे, ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज भी हैं। और कहाँ से पता चला हमें? राजपूत फ्रॉम ब्यूटीफुल कैलाश टेम्पल दे बिल्ट इन एलोरा। एलोरा में उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्या बनाया? टेम्पल बनाया है, कैलाश टेम्पल बनाया। कहाँ पर बनाया? एलोरा में बनाया। द टेम्पल्स इन द एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई वर ऑल्सो मेड बाय देम। एक और टेम्पल बनाया है जो एलिफेंटा केव्स के पास में, मुंबई के पास में एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा केव्स में भी इन्होंने एक टेम्पल बनाया है। तो राजपूत ने दो कौन से टेम्पल बनाए? एक तो कैलाश टेम्पल बनाया जो एलोरा में है, एक बनाया मुंबई के एलिफेंटा केव्स में। कैप कॉमोरिन कहाँ पर है? तमिलनाडु में। एंड स्टूडेंट्स ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर है किसका? एलिफेंटा केव्स। कहाँ पर है? मुंबई। छमानस। अब ये जो छह मानस थे, कौन थे स्टूडेंट? छह मानस। छह मानस, द छह मानस। मानस मतलब होता है इंसान, और छह छह मानस थे ये लोग। कौन थे? छह मानस। तो स्टूडेंट जो चौहान हैं इन्हीं को हम छह मानस बोलते हैं। ओरिजिनली ये अम्बेर इन राजस्थान या आमेर इन राजस्थान, कैसे लिखते हैं इसको? आमेर, और अंबर भी बोल सकते हो आप। अंबर इन राजस्थान और आमेर इन राजस्थान, ठीक है। कहाँ से थे चौहान और छह मानस? राजस्थान के आमेर से थे। बिटवीन 8 to 19 सेंचुरी, 8 and 19 सेंचुरी में जो चौहान थे वर वासल ऑफ प्रतिहार। ये प्रतिहार के वासल थे। वासल बोले तो फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह थे, ठीक है। प्रतिहार के फ्यूडल लॉर्ड्स थे चौहान छह मानस, ठीक है। कब? 8th और 9th सेंचुरी में। समझ में आई बात? जो चौहान थे वो किसके अंडर में काम कर रहे थे? प्रतिहार के अंडर में काम कर रहे थे, पर इन्होंने अपने आप को फ्री कर लिया 11th सेंचुरी में, ठीक है बात। 8th और 9th सेंचुरी में जहाँ चौहान प्रतिहार के अंदर काम कर रहे थे, उन्होंने 11th सेंचुरी में अपने आप को प्रतिहार से फ्री करा लिया। 12th सेंचुरी तक जो चौहान थे उन्होंने दिल्ली, अजमेर और रणथंभौर इनको अपने अंदर कंट्रोल में लिया, डोमिनेट किया। किसको? दिल्ली, अजमेर, रणथंभौर। चौहान की जो ग्लोरी थी वो किस रीन में सबसे ज़्यादा, सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा प्रॉस्पर हुए? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। किसके? जो चौहान रूलर हैं सबसे ज़्यादा किसकी ग्लोरी से जाने जाते हैं? पृथ्वीराज चौहान की। हिज रूल, इनका जो रूल था बहुत इंपॉर्टेंट था। ये लास्ट राजपूत किंग थे जिन्होंने दिल्ली के थ्रोन पे बैठे। पृथ्वीराज चौहान वो लास्ट किंग थे जो दिल्ली के थ्रोन पे बैठे। इनका जो किंगडम था आज का प्रेजेंट डे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब था। कहाँ कहाँ पृथ्वीराज चौहान ने रूल किया? मतलब कौन कौन सा स्टेट इनके रूल के अंदर आते थे? राजस्थान, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। चलो
तो यहाँ पर 6 माइनस भी ख़त्म हुए। अब हम आएंगे 1191 में, 1191 में सुल्तान महमूद ऑफ गौर। ठीक है, गौर क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है अफ़गानिस्तान में। आज का जो प्रेजेंट डे का अफ़गानिस्तान है, वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है गौर। ठीक है, वहाँ से थे सुल्तान महमूद। इन्वेडेड पंजाब थ्रू खैबर पास। देखो बेटा, जब आप एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, तो आज का अगर हम देखें तो ये इंडिया का ये ईस्टर्न वाला पार्ट होता है, यहाँ गुजरात होता है, यहाँ पाकिस्तान आपको देखते हो। तो पहले पाकिस्तान था ही नहीं, ये पूरा इंडिया था। और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे आता है खैबर पास। सुलेमान किर्तर हिल के पास में मिलेगा आपको खैबर पास। क्या मिलेगा? खैबर पास। खैबर पास क्या होता है स्टूडेंट? जब माउंटेन के बीच में आपको नेचुरल रास्ता मिल जाए माउंटेन क्रॉस करने का, तो उसे बोलते हैं पास। तो खैबर पास के थ्रू महमूद ऑफ गौर इंडिया आए। पृथ्वीराज की बहुत बड़ी आर्मी थी, तो पृथ्वीराज चौहान ने प्रॉपर लड़ाई की उनसे। देखो, पृथ्वीराज चौहान की भी आर्मी बढ़िया है, उधर से मोहम्मद गौर की आर्मी बढ़िया है। तो ये दोनों आर्मी मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं स्टूडेंट्स? तराइन में। प्रेजेंट डे तराइन कहाँ पर है? हरियाणा में है। ठीक है, तो जो बैटल हो रहा है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, पहला युद्ध जो हो रहा है मोहम्मद ऑफ गौर के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, तो यहाँ पर पृथ्वीराज इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट ऑन महमूद गौरी। महमूद गौरी को हराया। ये बहुत ही अच्छी जीत ली। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। और इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में स्टूडेंट कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। हारे कौन? मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी रिजेंबल्ड हिज ट्रूप इन 92। एक साल बाद ही, देखो 1191 में हार गए पृथ्वीराज चौहान से कौन? मोहम्मद गौरी। 1991 था ना यहाँ? अरे हाँ, ठीक है, एक साल बाद ही उसने फिर से अपनी आर्मी बनाई और वापस से लड़ने के लिए आ गया। ठीक है, पर अब ये दूसरी बार लड़ने आ गया है। ठीक है, तो अब होगा सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में तो पृथ्वीराज जीत गए, मोहम्मद गौर हार गया। मोहम्मद गौर ने फिर से अपनी आर्मी पूरी बनाई और 1192 में वापस आ गया। एक साल बाद 1192 में वापस आया, तो हुआ सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। इस टाइम पृथ्वीराज डिफीट हुए। पहले उनको प्रिजनर बनाया और बाद में मार दिया। इस टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था स्टूडेंट? किंग होता था। किंग के पास सुप्रीम अथॉरिटी होती थी। पूरी किंगडम की सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास होती थी स्टूडेंट? किंग के पास होती थी। कई बार ये किंग क्या करते थे? कैसे होता था स्टूडेंट? एडमिनिस्ट्रेशन की सुप्रीम अथॉरिटी होती थी किंग के पास में। किंगडम में सबसे ज़्यादा अगर वैल्यूएबल कोई पर्सन होता था वो होता था किंग। तो वो कई बार बड़े बड़े टाइटल्स ले लेते थे, जैसे महाराजाधिराज, महाराजाधिराज ऐसे टाइटल ले लेते थे। महाराजाधिराज, परम भट्टरक, महाराजाधिराज ऐसे टाइटल ले लेते थे अपनी पावर और अपनी माइटी को दिखाने के लिए। ठीक है, ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी एंड वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे आज हमारे कौन होते थे? कमांडर इन चीफ। हम लोगों ने देखा है कि जिस तुम लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी, तो कमांडर इन चीफ में वो दोनों भाई लोग ही रहते हैं ना। तो वैसे ही जो महाराजाधिराज होते थे, परम भट्टरक होते थे, ये लोग कमांडर इन चीफ होते थे आर्मी के। और इनके पास अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता था, जैसे आज हमारे पीएम के पास में है, जो उन्हें वेरियस मैटर्स में एडवाइस करता था। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर था उसे महामंत्री बोला जाता था। हर डिपार्टमेंट के सेपरेट मिनिस्टर होते थे। एक संधि विग्रहक भी होता था। संधि विग्रहक का मतलब फॉरेन मिनिस्टर। संधि विग्रहक मतलब फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, संधि विग्रहक मिनिस्टर कौन हो गया? फॉरेन मिनिस्टर। देखो, ये लोग, पहली बात तो राजा सबसे सुप्रीम होता था, वो परम भट्टरक की उपाधि ले लेता था, महाराजाधिराज की उपाधि ले लेता था। वो कमांडर इन चीफ होता था, उसका अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता था। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्टर होता था उसको महामंत्री बोलते थे। हर डिपार्टमेंट का सेपरेट मिनिस्टर होता था। एक होता था संधि विग्रहक। संधि विग्रहक को हम इंग्लिश में आज बोलते हैं फॉरेन मिनिस्टर। एक होता था बंदगारिका। तो बंदगारिक का काम क्या होता था? ऑफिसर ऑफ फोर्ट। बंदगारिक का जो काम था वो था, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिसर ऑफ फोर्ट की देखरेख करने का काम था बंदगारिक का। ठीक है, फिर होता था अक्षपटलिका। अक्षपटलिका का काम होता था रेवेन्यू मिनिस्टर। पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे, रेवेन्यू मिनिस्टर, जिसको क्या बोलते थे? अक्षपटलिका। फिर होता था महाप्रतिहार।
वो होता था गार्ड ऑफ रॉयल पैलेस, महाप्रतिहार, जिसका काम था कि जो रॉयल पैलेस है, जो महल है, उसको गार्ड देना, गार्ड करना, ठीक है। फिर एक होता था महासेनापति, तो महासेनापति का काम था कमांडर ऑफ आर्मी। राजपुरोहित तो रॉयल प्रीस्ट, फिर से पढ़ते हैं हम क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकती है। रॉयल प्रीस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? राजपुरोहित। कमांडर ऑफ आर्मी को हिंदी में बोलते थे उस टाइम में महासेनापति। गार्ड ऑफ रॉयल पैलेस था महाप्रतिहारा। रेवेन्यू मिनिस्टर को बोलते थे अक्ष पटलिका और बंदगरिका। फोर्ट ऑफिसर, फॉरेन मिनिस्टर, संधि विग्रह। किंगडम यूजुअली छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड रहती थी, जिसको हम भुक्ति बोलते थे। भुक्ति को अलग से फिर डिवाइड किया जाता था, उसको विषय बोलते थे। किंगडम के बहुत सारे डिवीजन होते थे। एक डिवीजन को आप भुक्ति बोलोगे, भुक्ति से छोटे यूनिट होगी वेश्य, और गवर्नर होते थे जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे भुक्तिस का, ठीक है। वाइल विश्वपति होते थे जो रिस्पॉन्सिबल होते थे विश्व के लिए। भुक्ति के लिए होगा एक गवर्नर, जिसको क्या बोलते थे? भुक्तिस। भुक्ति का एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए होते थे गवर्नर, ठीक है। और विश्वपति विश्व का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी विलेज, तो विलेज से मिलके बनेगा स्टूडेंट विश्व। विश्व को संभालने की जिम्मेदारी विश्वपति, विश्वपति से मिलके बनेगा भुक्ति, और भुक्ति को संभालने की जिम्मेदारी गवर्नर की। और विलेज को संभालेगा विलेज हेडमैन, या जिसको ग्रामपति भी बोलते हो आप। विलेज हेड कमेटी टू लुक आफ्टर लोकल स्कूल, वाटर टैंक्स, टेम्पल, लोकल स्कूल्स जो होंगे, वाटर टैंक्स होंगे, इनको देखने की जो जिम्मेदारी थी वो विलेज हेडमैन की थी। मतलब विलेज किसके कंट्रोल में रहेगा? विलेज हेडमैन। विश्व जो विलेज की एक यूनिट है, ठीक है, बहुत सारे विलेजेस मिलके एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको विश्व बोलते हैं। विश्व को देखेगा विश्वपति। भुक्ति इसका काम होगा पूरे एक बड़ी यूनिट को देखना, ठीक है, जिसके लिए कौन अवेलेबल होगा? गवर्नर। किंगडम भुक्तीज में डिवाइड होगा, भुक्तीज विश्व में डिवाइड होगा, विश्व विलेजेस में डिवाइड होगा। और ये जो लोग होती थी, जो कमिटीज़ होती थी, वो विलेज हेडमैन की कॉपरेशन के साथ काम करती थी। जैसे जैसे किंग की पावर वीक होती जाती थी, इनके जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, भोगपति होते थे, ये अपनी ज़मीनें अलग लेकर अलग हो जाते थे। द लैंड वॉज गिवन टू देम फॉर अ शॉर्ट टाइम इन प्लेस ऑफ सैलरीज। ये जो ज़मीनें होती थी, ये फ्यूडल लॉर्ड्स को सैलरीज के अगेंस्ट में दी जाती थी। सैलरी, हम कैश सैलरी ना देके उनको ज़मीनें दे दी जाती थी। किंग कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू फ्रॉम दिस एरिया, और उस एरिया से रेवेन्यू कलेक्शन का काम कौन करेगा? किंग ही करेगा। द डिफीटेड किंग वर ऑल्सो अलाउड टू रूल अंडर द लॉर्डशिप ऑफ विक्टोरियस किंग। अच्छा हाँ, एक और अच्छी बात थी कि एक ए और बी के बीच में अगर लड़ाई हुई, बी जीत गए, ए हार गए, तो भी ए अपनी टेरिटरी पे रूल करता रहेगा, पर उसको सुप्रीमेसी माननी होगी बी की, बस इतना ही होता था, ठीक है। द डिफीटेड किंग वर ऑल्सो अलाउड टू रूल अंडर द लॉर्डशिप ऑफ विक्टोरियस किंग एंड वर कॉल्ड सामंत, और फिर उसको क्या कहा जाने लगता था? सामंत, जो हरा हुआ किंग है। इन टर्न दे पेड दिस लॉन्ग ट्रिब्यूट एंड हेल्प विद द ट्रूपर ऑफ आर्मी। और फिर सामंत क्या करता था? एक बहुत बड़ा अमाउंट ट्रिब्यूट के रूप में किंग को देता था, और उनकी आर्मी ट्रूप्स को भी मेंटेन रखता था। अब अगर आर्मी की बात करें तो जो राजपूत होते हैं वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी को मेंटेन रखते हैं। किंग की अपनी आर्मी होती थी, पर कई बार वो फ्यूडेटरीज, फ्यूडल लॉर्ड्स पर भी डिपेंड करता था कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे जिनको हमने बड़ी बड़ी ज़मीनें दे रखी हैं, ये हमारे लिए क्या मैनेज कर रहे हैं? आर्मी। तो हमें जब ज़रूरत होगी तो ये हमें आर्मी दे देंगे, ठीक है। आर्मामेंट मतलब जितने भी हमें मतलब लड़ने के लिए जो सामान चाहिए होंगे, तलवार, भाले वगैरह, वो भी देंगे, और सैनिक भी देंगे। इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट। इन्फेंट्री पैदल चलने वाले होते हैं बेटा, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल यात्री। कैवलरी घुड़सवार, एलिफेंट हाथी के ऊपर, चैरियट रथ के ऊपर बैठने वाले, ठीक है। आर्मी के अंदर क्या होती थी? पहले तो इन्फेंट्री मतलब पैदल चलने वाले सैनिक, फिर कैवलरी घोड़े पे चलने वाले, फिर एलिफेंट पे चलने वाले, कुछ रथ पे चलने वाले, ये आर्मी का इम्पोर्टेंट पार्ट होते थे। सोशल लाइफ कैसी होती थी? कास्ट सिस्टम था स्टूडेंट, ठीक है। बेस जो राजपूत के टाइम में था वो कास्ट सिस्टम ही था। राजपूत क्षत्रिय होते थे जो वॉरियर की ड्यूटी निभाते थे, ठीक है। ब्राह्मण्स होते थे जो प्रीस्ट का काम करते थे और सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस एंजॉय करते थे। वैश्य, मर्चेंट और ट्रेडर थे, ठीक है, इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता था सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में। कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड था, ठीक है। अल बैरूनी ने अपनी तारीख़ हिंद भी बोलते हैं कई बार इसको, तहकीक़-ए-हिंद में रेफरेंस दिया है कि नए ग्रुप जिसको आप कायस्थ बोलते हैं, जो कि क्लैरिकल वर्क करते थे, उनका भी ओरिजिन इसी टाइम से हुआ। अल बैरूनी की बुक है तारीख़-ए-हिंद।
ता कि ए हिंद, उसमें उन्होंने लिखा है कि कायश जिसका काम था क्लरिकल काम करना, वो उनका ओरिजिन इसी टाइम में हुआ है। वुमेन की पोजीशन इस टाइम से डिक्लाइन होने लग गई थी, वुमेन का एक इम्पॉर्टेंट रोल नहीं था, सती सिस्टम बहुत प्रेवलेंट था, चाइल्ड मैरिज, छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, पॉलीगैमी होती थी। पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पॉलीगैमी मतलब एक हस्बैंड होगा और उसकी 3, 4, 5 वाइफ हो सकती हैं, इसको क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी, बहुविवाह सिस्टम था। सती मतलब आपका हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो उसके फ्यूनरल पायर पे आप जिंदा बैठ के जल जाओ, ये होता है सती। बच्चों की शादी कर देना मतलब दोनों चीज़ें अलग अलग है। सती का मतलब जब आपके हस्बैंड की डेथ होगी, उसका फ्यूनरल पायर हो रहा है, वो तो मर मर के जलेगा, पर आप उसके ऊपर जिंदा बैठ के जल जाओ, ये होता है सती सिस्टम। चाइल्ड मैरिज मतलब छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देना। पॉलीगैमी मतलब एक हस्बैंड ने बहुत सारी वाइफ रख लेना। प्रिंसेस को चूज देयर हस्बैंड थ्रू स्वयंवर, हाँ, और स्वयंवर का सिस्टम भी था। स्वयंवर में क्या होता है बच्चे? बहुत सारे, तुम लोगों ने अभी कोरोना में रामायण देखी होगी तो देखा ना, बहुत सारे राजकुमार आते हैं सीता जी के लिए और फिर वो राम धनुष तोड़ देते हैं, है ना, और सीता जी उनको पसंद कर लेती है। तो स्वयंवर में एक्चुअल में होता ही क्या था? ये तो सीता जी के स्वयंवर में धनुष तोड़ा था। जो लड़की होती थी वो माला लेके सबकी तरफ जाती थी, जो उसको पसंद आ जाता था उसको माला डाल देती, शादी हो जाती। इकोनॉमी, अब इकोनॉमी के अंदर क्या था बच्चा उस टाइम? कौन सी? ONGC, BHEL जैसी कंपनियां रही होंगी, है ना? ऑब्वियसली बात है, तो सारी डिपेंडेंस किसके ऊपर होती होगी? एग्रीकल्चर। सारी नहीं, लगभग 80% डिपेंडेंस किस पे होती थी? एग्रीकल्चर पे, क्योंकि कुछ ट्रेड भी होता था ना। तो जो एग्रीकल्चर था वो मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का। विलेज कमेटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता था किस में? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में। ट्रेड होता था साउथ ईस्ट एशिया से, मतलब ट्रेड भी हम करते थे। हम हमारे ट्रेड रिलेशनशिप किस किस के साथ थे? साउथ ईस्ट एशिया के साथ थे, चाइना के साथ थे, मेडिटेरेनियन के साथ थे, ठीक है। सब मतलब हम लोग एग्रीकल्चर भी कर रहे थे, साथ में हम लोग ट्रेड भी कर रहे थे। किस किस के साथ? एशिया के जो साउथ ईस्ट एशियन वाला पार्ट है हमारा, चाइना है, मेडिटेरेनियन सी तक हम लोग जाते थे ट्रेड करने। वेस्टर्न वर्ल्ड फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस पीरियड में वेस्टर्न वर्ल्ड भी फ्लो कर रहा था। जो मेन एक्सपोर्ट के आइटम थे वो हमारे थे टेक्सटाइल, स्पाइसेस, प्रीशियस स्टोन। क्या क्या हम लोग बेच लेते थे? मतलब वो लोग हमसे क्या क्या खरीदते थे? तो वो हमसे खरीदते थे टेक्सटाइल, कॉटन और सिल्क। स्पाइसेस में वो कार्डमम, सिन्नमम, पेपर, प्रीशियस स्टोन्स, हम इतनी सारी चीज़ें बाहर की जो नियर बाय एरियाज थे, सिटीज़ थी, कंट्रीज़ थी, उनको हम सेल आउट करते थे, ठीक है। कहाँ कहाँ पर? चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में, मेडिटेरेनियन में। हॉर्सेस प्रीशियल, और लेते क्या क्या थे? हॉर्स। हमारे पास बहुत अच्छी ब्रीड के हॉर्सेस अवेलेबल नहीं थे। प्रीशियस मेटल अवेलेबल नहीं था, मतलब गोल्ड अवेलेबल नहीं था बहुत ज़्यादा। और भी बहुत सारे प्रीशियस मेटल अवेलेबल नहीं थे, तो प्रीशियस मेटल, हॉर्सेस, स्टोन्स हम लोग इम्पोर्ट कर लेते थे। हमें इस बात की भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कुछ जो मर्चेंट थे बगदाद से और वेस्ट एशियन कंट्री से भी इंडिया आते थे। वी ऑल्सो हैव इंफॉर्मेशन अबाउट मर्चेंट्स फ्रॉम इंडिया विजिटिंग बगदाद एंड अदर कंट्रीज ऑफ वेस्ट एशिया। हम लोग भी बगदाद जाते थे, वहाँ से भी लोग हमारे इंडिया को विजिट करने आते थे, वेस्ट एशिया से भी लोग विजिट करने आते थे इंडिया को। तो हम लोग देते क्या थे? टेक्सटाइल, प्रीशियस स्टोन। लेते क्या थे? प्रीशियस मेटल, हॉर्सेस। हमारे इंडिया के कुछ लोग बगदाद, वेस्ट एशिया जाते थे, वहाँ से भी कुछ लोग हमारे इंडिया में विजिट करने आते थे, ठीक है। किंगडम्स के बीच में बहुत अच्छा ट्रेड था, मतलब नॉर्थ और साउथ के बीच में ट्रेड होता था। मर्चेंट्स बहुत वेल्दी हो गए थे और वो गिल्ड्स, जिनको आप श्राइन्स भी बोलते हो उस टाइम में, श्राइन, श्रिन्स, SHRENIS, श्राइन्स। तो बेटा ये मैंने जो पढ़ा श्राइन्स ये गलत है, इसको पढ़ते हैं श्रेणी। क्या पढ़ते हैं? श्रेणी, श्रेणी, ठीक है। श्रेणी मतलब एक क्रम जो होता है। तो गिल्ड, गिल्ड को क्या बोलते थे? श्रेणीज। अब आपका टीचर जो पढ़े आप उसको वो बोल लेना, पर श्राइन्स जो मैंने पढ़ा वो तो गलत ही है, बिल्कुल ही गलत है। क्या? श्रेणीज, ठीक है। तो जो मर्चेंट्स थे वेल्दी होते गए और वो किसके थ्रू ऑपरेट करते थे? गिल्ड्स के थ्रू, श्रेणीज के थ्रू। अब गिल्ड और श्रेणीज कौन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? गिल्ड्स ग्रुप ऑफ मर्चेंट, एक ही टाइप की चीज़ें सेल करने वाले 4-5 मर्चेंट मिलके क्या बना लेते थे? गिल्ड बना लेते थे और ट्रेड की टर्म्स और कंडीशंस को डिसाइड कर लेते थे, जिससे क्या होता था? जो बायर होता था वो इनको मैनिपुलेट नहीं कर पाता था। अगेन आई एम सेइंग सॉरी, ये श्राइन्स जो मैंने पढ़ा वो नहीं है, श्रेणी है, ठीक है।
तो गिल्ड का मतलब क्या हुआ, जब एक ही चीज़ में ट्रेड करने वाले 5 ट्रेडर ने एक ग्रुप बना लिया, भले उनका नाम ABCD और E था। अब इन लोगों ने अपने बीच में ट्रेड कंडीशन डिसाइड कर ली कि भैया हम इस पर्टिकुलर चीज़ को इसी रेट पे बेचेंगे। तो जो ये मार्केट में F और G हैं, जो इनसे प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं, वो इनको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। ट्रेड एंड कंडीशंस, सब की जो कंडीशंस हैं वो इन लोगों ने प्री डिसाइड कर रखी हैं। इस तरीके से ये बहुत वेल्दी होते गए। श्रेष्ठ मेंबर ऑफ गिल्ड, श्रेष्ठन क्या होते थे, मेंबर ऑफ गिल्ड के मेंबर को आप श्रेष्ठन बोलते थे। इनकी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में। श्रेष्ठ कौन होते थे, मेंबर ऑफ गिल्ड, जिनकी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती थी सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। ये जो राजपूत क्लान थी, स्टूडेंट्स वर मेनी एंड कंट्रोल्ड स्मॉल प्रिंसिपलिटीज़। ये जो राजपूत क्लान थी, बहुत सारी अलग अलग राजपूत क्लान्स थी, स्मॉल प्रिंसिपलिटीज़ को ये लोग कंट्रोल करती थी। ईच किंग इशूड हिज ओन कॉइन, हर किंग का अपना कॉइन था। सिंस देयर वर मेनी कॉइन्स इन सर्कुलेशन, बहुत सारे कॉइन्स थे सर्कुलेशन में, तो धीरे धीरे इन कॉइन की जो बेसिक वैल्यू थी, इंस्ट्रिंसिक वैल्यू थी, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती गई, कम होती गई। ठीक है, क्या रीज़न था राजपूत किंगडम का या राजपूत क्लान का डिक्लाइन होने का? पहली बात तो इटसेल्फ राजपूत में ही बहुत सारे अलग अलग इन लोगों ने क्लान बना ली। अब अलग अलग क्लान थी तो सबके छोटे 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 एरियाज़ थे, सबकी अपनी अलग अलग करेंसी थी। धीरे धीरे इनकी करेंसी वैल्यू कम होती गई, आपस में ये लोग लड़ते झगड़ते रहे। तो इस तरीके से अब हम लोग देखेंगे कि जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रख सकते थे राजपूत, वो नहीं रख पाएंगे। ठीक है, इन्वेजन्स इन इंडिया, हम लोग महमूद ऑफ गजनी के इन्वेजन्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो हेयर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, डू राइट इन कमेंट सेक्शन।